हम लोग जब पूजा करते हैं तो एक मंत्र का पाठ करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो जो ये ग्रह हैं उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना अभ्यर्थना होती है, वो शनि है। इसमें आया भी है सर्वे शनि राहु केतवा। तो इस प्रकार से एक दिव्य ग्रह से संबंधित जो नाम है शनि, हमारी प्रज्ञा प्रवाह की कुटिया में पधारे हुए हैं। शनि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और बधाई भी कि आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो सिविल सेवा परीक्षा है, इसमें पुलिस उपाधीक्षक का जो पद है, गौरवपूर्ण पद है, आपने उसे प्राप्त किया है। इसके लिए पुनः बधाई। धन्यवाद सर। जी, अब इसी जो ये सफलता प्राप्त हुई है, इसी के क्रम में जो आपकी यात्रा है, उस यात्रा में निश्चित रूप से दो महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। एक होता है अस्तित्व और दूसरा होता है व्यक्तित्व। तो अस्तित्व के जो हमारे कारक और निर्धारक होते हैं, वो हमारे माँ बाप और हमारा परिवेश होता है, तो उसके संदर्भ में जानना चाहूँगा। और दूसरा जो व्यक्तित्व इस समय आपका पुलिस उपाधीक्षक के रूप में प्रतिफलित हुआ है, परिणमित हुआ है या प्रकटित हुआ है, इसके संदर्भ में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो आपका परिवेश है, जो जहाँ से आपका जन्म हुआ और जन्म से लेकर के अभी तक की जो शैक्षणिक यात्रा रही, इसके संदर्भ में संक्षेप में बताइए। मैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का निवासी हूँ। वहीं के गांव लंगड़ीजोत गिद्धौर में जी। वहीं पर मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके पश्चात मैंने उतौला में यमुना उस्मानी इंटर कॉलेज से इंटर तो पढ़ाई की। उसके बाद MLK PG कॉलेज बलरामपुर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। तत्पश्चात प्रयागराज में GS वर्ल्ड में रहकर तैयारी की और SC हिंदी के लिए प्रज्ञा प्रवाह यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और डॉक्टर शील त्रिपाठी सर का अद्भुत मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा, जिससे मुझे निरंतर essay में और हिंदी में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में सरलता हुई, जिसने मेरा सफलता सुनिश्चित किया। और आप इंटरव्यू के बिल्कुल धुआंधार बल्लेबाज रहे हैं। जब से आप मेंस दिए हैं, निश्चित रूप से आप साक्षात्कार तक में भी पहुंचे हैं, या जब साक्षात्कार में पहुंचे हैं तो आपने हमेशा जो डिस्टिंक्शन मार्क्स होता है 75 अंक का, उसको भी आपने प्राप्त किया है। अभी हम लोग इस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आपने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की चर्चा की थी, तो इसलिए हमने इस संदर्भ में बात की। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपका वहाँ पर पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है और आपका इंटरव्यू भी इस पर केंद्रित रहा है, तो क्या कौन कौन लोग हैं और किस प्रकार से विशेष रूप से जो आपके मोटिवेटर रहे हैं ना, ये माना जाता है कि हमारे माँ बाप और जो हमारा परिवेश रहता है वो हमारी जो नींव है वह रखता है। तो किस रूप में आपकी नींव वहाँ पर रखी गई और कैसे प्रशासनिक सेवाओं की ओर रुझान हुआ, इसके संदर्भ में? जब हम बहुत छोटे थे, लगभग 4-5 साल के थे, तभी से हमारे पिताजी का सपना था कि हम अपने बेटे को IAS या PCS बनाएंगे। तब तक हम IAS या PCS का मतलब भी नहीं जानते थे। उसी संदर्भ में मैंने लगातार जब जानकारी बढ़ाती गई, प्रयास करती गई, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ पढ़ाई करके तैयारी के लिए आ गई। और इस संदर्भ में मैंने 2018 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया। फिर दूसरी बार मेरा मेंस नहीं हो क्वालिफाई हो पाए, थर्ड में फिर से इंटरव्यू दिया और की फाइनल में डिप्टी SP के पद पर चयनित हुए। जी, चौथे प्रयास में आपने जो ये गौरवपूर्ण स्थान है ये हासिल किया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो हमारी परीक्षा होती है, आपने जो ग्रेजुएशन किया था, ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट वगैरह था? BSc बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। अच्छा, MLK PG कॉलेज बलरामपुर से। ठीक है। तो फिर BSc करने के पश्चात जो यहाँ पर जो GS आप अभी जो हमारी आपकी अनौपचारिक चर्चा हो रही थी, उसमें आपने बताया था कि GS में आपको भी बहुत उत्कृष्ट अंक प्राप्त होते रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि 2018 से लगातार आप मेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए? मतलब इस समय की जो युग है, कॉम्पिटिटिव जो एरा चल रहा है, उसमें चारों तरफ हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पुस्तकें हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, तमाम स्वनाम धन्य मार्गदर्शक हैं। तो क्या करना चाहिए, किस रूप में, जिससे बिल्कुल जैसे अर्जुन अपने लक्ष्य को बिल्कुल आंख को ही देखते थे, उसी प्रकार से कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में? सर, इससे प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि उससे पता चलता है कि आयोग का क्या स्टैंडर्ड है, वो हमसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके हमें सर्वप्रथम पहले एनालिसिस करनी चाहिए। उसके बाद NCERT से शुरुआत करके हमें कुछ स्टैंडर्ड बुक
जो जैसे हम पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, और इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह पढ़ सकते हैं या कोई अन्य बुक। कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, और प्लस वो कक्षा 11 की एनसीईआरटी की फाइन आर्ट इत्यादि किताबें पढ़ के उसके बाद हमें प्रीवियस पेपर को साथ में करना चाहिए, जिससे हमें ये अनुमान लगता रहे कि हमें तैयारी हमारी किस दिशा में जा रही है। क्या आयोग उस पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है, उसी पैटर्न पे हमें तैयारी करनी चाहिए। प्रीवियस पेपर हमें लगभग पिछले 20 वर्षों का अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि आयोग की प्रवृत्ति रही है तो 20 से 30 सवाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपीट करता रहा है। इसलिए ऐसे सवाल ना गलत हों, इसलिए हमें प्रीवियस पेपर पे बहुत फोकस करना चाहिए, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। निश्चित रूप से। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग उसका अद्यतन घटनाओं से संबंधित होता है, करंट अफेयर्स से। तो इसके लिए आपकी क्या अध्ययन सामग्री रहती थी, क्या रणनीति रहती थी, और इसमें आपका प्रदर्शन कैसा रहता था? करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आप सही कर लेते थे? सर, सामान्यतः 150 क्वेश्चन प्रीलिम्स में 30 से 35 सवाल करंट अफेयर से आते हैं। इसमें मैं घटना चक्र की आइडियलिटी फॉलो करता था, और एक स्टडी फॉर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो, उसके कुछ पापा वीडियोज होते हैं जैसे मिसलेनियस के, यूपी करंट के, उसको फॉलो करता था। और हम निरंतर एडिटोरियल डिस्कशन में ओनली आईएएस का सुनते रहते थे, जिससे जो पर्सपेक्टिव है वो डेवलप होता रहता था, जो मेंस में बहुत हेल्प करता है। और इससे मुझे लगभग 30 से 35 में 25 से 28 सवाल हर बार लगभग मेरा सही होता है, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स में स्कोर हर बार 140 से कम कभी नहीं हुआ है। अरे वाह, शानदार, वेरी गुड। और अब उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो दूसरा पड़ाव होता है मुख्य परीक्षा का, तो इसमें पेपर वाइज आपने अभी हमारी आपकी जब चर्चा हो रही थी तो आपने बताया कि आप इसमें पिछली बार 411 अंक आपने प्राप्त किया था। तो क्या वहां पर जादू की कलम रहती थी जो इतना अंक प्राप्त करते थे, जबकि लोग 300 तक नहीं पहुंच पाते या 350 तक में रुक जाते हैं? सर, मींस में अच्छे नंबर लाने के लिए आंसर राइटिंग पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आंसर एक लिखना एक कला है, जो कला निरंतर अभ्यास से विकसित होती है। इसलिए हमें, लेकिन पहले दिन से आंसर नहीं, अगर कोई बच्चा अभी शुरू कर रहा है तो उसको कुछ पहले बेसिक तैयार कर ले, उसके बाद आंसर राइटिंग की शुरुआत करे। और प्रीवियस पेपर जो हमारे क्वेश्चन जो आयोग ने जैसे नए पैटर्न के अनुसार 2018 से हुआ है, तो पिछले 6 साल के क्वेश्चन का अच्छे से पैटर्न उसको रटा होना चाहिए, जो पिछले 6 क्वेश्चन उसी अनुसार हम तैयारी करें। और एक अच्छा पेपर 1, 2, 3, 4 जितने हैं उनका अच्छा से पर्सपेक्टिव तैयार करें कि जो क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में जो पूछा गया वो कैसे लिखा जाएगा, अगर वही क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा गया तो आंसर थोड़ा बदल जाता है, इसलिए इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए जीएस के पेपर्स के लिए? सर, अब आंसर राइटिंग तो ठीक है, जो ग्रुप तमाम चलते रहे तो उसकी अलग बात है, लेकिन हमारे पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए? सर, अब अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर। इसके अंतर्गत सबके लिए अलग अलग सोर्स है। जो प्रीलिम्स, जैसे अगर हम नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के पढ़े हैं तो मेंस में वो काम दे जाता है, वो फाइन आर्ट पढ़े हैं। अगर हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो उससे मेंस के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री का है वो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही अगर हमने एनसीईआरटी भूगोल की 11-12 की पढ़ी हुई है तो उससे सामान्यतः तैयार हो जाता है ज्योग्राफी वाला सेक्शन। ठीक इसी प्रकार पेपर 2 के लिए जिसके अंतर्गत पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, आईआर है, इसके लिए भी पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत मोर देन एनफ है, और गवर्नेंस के लिए, आईआर के लिए, इसके लिए कोई जैसे हम प्रहार मैगजीन जो ओनली आईएएस निकालता है मेंस की, उसका हम यूज करते थे, क्योंकि एक ऐसे खंड है जिसके लिए किताब नहीं पढ़ी जा सकती। गवर्नेंस के लिए, क्योंकि गवर्नेंस में 7 से 8 टॉपिक हैं, वो प्रहार अच्छे से कवर कर लेता है। अच्छा, अभी जो यूपी पीसीएस में विशेष रूप से इस बार आपका चयन भी इसमें हुआ है, जिसमें नया आपके लिए था, सभी के लिए नया था, 5वां और 6ठा पेपर। तो इसके लिए आपने क्या किया, क्या रणनीति बनाई? सर, 5वां और 6ठा पेपर पहली बार लगभग मार्च में इसका सिलेबस आया, उसके अनुसार तैयारी शुरू हुई। इसमें मैंने 2 सोर्स को अच्छे से यूज किया, जिसमें एक था टेस्ट वर्ल्ड का पेपर 5 और 6 का एक प्रश्नोत्तर के रूप में उसने कंटेंट दिया था, जो मार्केट में निःशुल्क उपलब्ध था। और उसके अलावा घटना चक्र की बुक, इन दोनों को अच्छे से यूज किया। प्लस जो प्रीवियस पेपर पहले जो पूछे गए हैं कि पेपर 1 में कुछ क्वेश्चन, पेपर 2 में, पेपर 3 में, इनके एनालिसिस के अनुसार हमने अपनी तैयारी की, जिससे पेपर 5 और 6 में बहुत मदद मिली। और टेस्ट वर्ल्ड का तो बहुत अच्छा कंटेंट था कि उसमें मैप बहुत अच्छे यूज होते, जो आंसर राइटिंग में वैल्यू एनहेंसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश जनसंपर्क विभाग की, सूचना और जनसंपर्क विभाग की उत्तर प्रदेश भी आ गई है सर, इसको आपने देखा है? सर, इसको हमने नहीं देखा था, लेकिन एक पतली बुक
जिसमें वो सरकार प्रचार करने के लिए अपने विधायकों को उपलब्ध कराती है। इसमें केवल एक एक पेज में लिखा होता है कि हमने वीमेन के लिए क्या किया, कि युवा के लिए क्या किया, उसमें केवल स्कीम का जिक्र होता है, उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं। तो उसको देखा था, लगभग 50 पेज की एक बुकलेट थी, वो एक हमें विधायक जी से मिल गई थी। उसमें मैंने वो स्कीम का वर्णन उसमें बहुत अच्छा था कि हर सेक्टर वाइज बटा हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया गया, स्पोर्ट के लिए काम किया गया, डिफरेंटली एबल्ड के लिए काम किया गया, तो जिससे इनका हम एजुकेशन के लिए क्या किया गया, तो इससे हम उनका वर्णन कर सकते हैं, जिससे वैल्यू एनहांसमेंट में मदद मिली। जी। तो जीएस के संदर्भ में अगर हम इसको ठीक से एक वाक्य में रखें तो इसका मतलब ये है कि प्री कम मेंस, मतलब प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को साथ साथ लेकर के चलें, तभी हमारी तैयारी में समग्रता आएगी और दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करते हुए आगे बढ़ेंगे। यस सर, क्योंकि सर केवल प्रीलिम्स की तैयारी करने से मेंस देने में 2 महीने जो 3 महीने का गैप होता है, उसमें मेंस की पूर्ण तैयारी नहीं की जा सकती। इसलिए कुछ हमें मेंस के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको पहले तैयार कर लेना चाहिए प्रीलिम्स के पहले। जैसे एथिक्स है, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन दिलाने में, तो एथिक्स को पहले से तैयार करना चाहिए, क्योंकि पेपर को पूरा 200 नंबर का जो है उसका सिलेक्शन में बहुत रोल है, और उसमें जो मार्क्स हैं वो बहुत डिफर करते हैं, किसी को 50 मिलता है तो किसी को 120 मिलता है। इसलिए उस पे ज्यादा फोकस हमें करना चाहिए, उसमें अच्छे एग्जांपल यूज करना, जो करंट कंटेंट नए आए हों, तो इससे वैल्यू अच्छे इसके पहले सब्जेक्ट हुआ करता था और अभी चर्चा भी हुई थी, बल्कि बोर्ड में भी आपने ये चीज कही थी कि जब आपसे इस बार साक्षात्कार में अभी आपने हमसे शेयर की थी ये चीज, साक्षात्कार में आपसे पूछा गया कि कितना अंक प्राप्त होता रहा, तो आपने बताया 75 अंक 72 अंक इस प्रकार से अंक साक्षात्कार में मिले हैं, किंतु ऑप्शनल के कारण मेरा नहीं हो पा रहा था। तो ये बोर्ड मेंबर द्वारा कहा गया, इसीलिए तो ऑप्शनल हटा दिया गया ताकि आप जैसे अच्छे बच्चों का चयन हो। तो उन्होंने आप में अच्छाई देखी थी, तो अब ये ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हट जाने के कारण जो हिंदी और निबंध इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, बल्कि ये मुहावरा बन गया है उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के संदर्भ में कि जो जीएस है वह सिलेक्शन दिलाता है और हिंदी और निबंध रैंक दिलाती है। डिप्टी कलेक्टर बनाता है या डिप्टी एसपी बनाता है। तो क्या इसके संदर्भ में आपकी क्या रणनीति रही हिंदी के संदर्भ में, जो खंड वाइज हैं, और इसके निबंध के संदर्भ में? सर मैंने तो शुरुआत से ही, मुझे हिंदी में अच्छे लगभग 100 मार्क्स हिंदी में और 90 के प्लस आसपास ऐसे मिलते रहे हैं। इसमें मैंने सर प्रज्ञा प्रवाह यूट्यूब चैनल, उसका टेलीग्राम चैनल और आपका सर निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहा, जो कि हमें अच्छे मार्क्स लाने में मदद करता रहा है, जिसने मेरी सफलता में जो डिप्टी एसपी पोस्ट प्राप्त हो उसका बहुत बड़ा निर्धारक रहा है। आभार आपका शनि जी, गुण ग्राहकता के लिए और जो गुण है उसको फैलाने के लिए, प्रचारित प्रसारित करने के लिए, क्योंकि ये विज्ञापन शब्द इसी से निकला ही है कि विशेष रूप से ज्ञापन हो, जो सही तथ्य हैं वो सही लोगों तक पहुंचे। अभी इतिहास के संदर्भ में हमसे आपसे चर्चा हो रही थी, जिसमें मन की बात की चर्चा हुई और अशोक के दंभ की चर्चा हुई, जिसमें चर्चा हुई थी कि अशोक अपने जो महत्वपूर्ण संदेश हैं वह अभिलेखों पर, शिलालेखों पर उत्कीर्ण कराते थे ताकि आम जनता उसको देखे। तो ठीक इसी प्रकार से जो अच्छी चीजें हैं वह जो हमारे अभ्यर्थी गण है, प्रतियोगी गण है, वहां तक पहुंचे। इसमें आपको जैसे 100 अंक प्राप्त करते रहे या निबंध में, तो निबंध की प्रस्तुतिकरण की शैली क्या रही? जैसे इस बार आपने जो दिया था उसमें कोई अगर याद आ रहा हो कि किस प्रकार से आपने प्रस्तुत किया, ताकि हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो जान सके, समझ सकें कि प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए शनि के अनुसार। सर हमने 3 निबंध, जैसे आयोग में 3 निबंध लिखना होता है, हमने 3 निबंध की शुरुआत तीनों अलग अलग ढंग से की थी। एक सर इसमें हिस्टोरिकल, जैसे एक G20 पे निबंध लिखा तो उसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखा मैंने कि G20 की स्थापना कैसी हुई, उसमें शुरुआत किया कि 1990 का दशक बड़ी बड़ी घटनाओं का साक्षी रहा है, जिसके अंतर्गत चाहे सोवियत संघ का विघटन हो या एशियन टाइगर मानी जाने वाली अर्थव्यवस्थाओं की में मंदी हो, इसी संदर्भ में G20 का गठन हुआ, जिससे कि वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम जो है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसी संदर्भ में सर दूसरा जो मेरा एस्से था वो मैंने ग्लेशियर पे लिखा। इसमें सर मैंने पहले कोटेशन शुरुआत की थी जो अंसाल कंबरी की है कि इस समय सर एग्जैक्ट याद नहीं, कोई बात नहीं, उसका भाव जो है मैंने एक कोटेशन शुरुआत किया था, और एक सर मैंने एक और जो ऐसे लिखा उसमें मैंने डाटा से शुरुआत की थी। तो मैंने 3 अलग ऐसे लिखा और अलग लिखा कि थोड़ा डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, कि लिखने में ये ना लगे जो चेक कर रहा है कि सेम पैटर्न है, एक ही तरीके का लड़का जानता है, तो इसलिए थोड़ा डाइवर्सिटी मेंटेन। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी इसके संदर्भ में था कि अंतरिक्ष के संदर्भ में तो चंद्रयान पहुंचा था, या अभी G20 की चर्चा हो रही थी, तो इसमें आप देखे होंगे, आप चूंकि प्रज्ञा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे हैं, तो पहले ही वो निबंध और खूब उसी प्रकार से जो निहितार्थ G20 का जो निबंध था वो सर आपने पहले ही बता दिया था, और
अंतरिक्ष वाला, ये दो निबंध दो पहले से प्रेडिक्टेड आपके पहले थे, बिल्कुल जिसका बहुत मदद मिला। बहुत मदद मिला। और वहाँ पर ये चीज कही भी गई थी कि अगर अंतरिक्ष में भारत के निहितार्थ या महत्व जो है ऐसा। तो उसमें मैंने कहा भी था और काफी प्रभावी था। जिनका सिलेक्शन हुआ सबने अपने अनुभव शेयर किए। इसमें एक सर आपका कोटेशन था वो लिखा था जो भी वर्तमान में याद नहीं है, बड़ा जी। अच्छा सा कोटेशन था, थोड़ा संस्कृत निष्ठ थे। उसमें एक ये था कि जब वहां से अंतरिक्ष में चंद्रयान टहल रहा होगा तो बोल रहा होगा भारत के लिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो राकेश शर्मा ने वहां से कहा था। इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय, तो उनको संबोधित करते हुए। तो इसी प्रकार से इसके संदर्भ में G20 के संदर्भ में जो था वो ये था कि जब सारे विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं और महात्मा गांधी की समाधि पर वहां पर सिर झुकाए खड़े हैं, तो ये इसका निहितार्थ है, इसका इम्पोर्टेंस। हालांकि अभी आपने बताया कि उसमें निश्चित रूप से जो आपका प्रेजेंटेशन रहता है कि सारे हमें आयाम को, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ये सारे जो डायमेंशंस हैं, जो आयाम है, उन सबको हमको देना चाहिए। जितनी व्यापकता रहेगी, वस्तुतः निबंध जो होता है आपके व्यक्तित्व का लिखित दर्पण होता है। ये बताता है कि कितने आपके व्यक्तित्व के डायमेंशंस हैं, आपकी सोच कितनी व्यापक है। ठीक इसी रूप में वो वहाँ पर ये जो आयाम आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो निबंध के लिए तो जैसे कि आपने भी इन सब स्रोतों का नाम लिया, और इसके अलावा कुछ स्टडी मटेरियल या कुछ ऐसा आपको लगता है कि कैसे, क्योंकि निबंध और साक्षात्कार एक दिन की प्रक्रिया होती नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्या करना चाहिए? सर निबंध के लिए सामान्यतः ये करना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर में निबंध आए हैं उनको कम से कम हफ्ते में, मतलब वीक में एक निबंध जरूर लिखना चाहिए, जिससे हमें लिखने का वो ढंग पता रहे और थोड़ा भी अभ्यास भी होता रहे कि अचानक हम रुक ना जाए लिखते हो, और इससे विचारों का जो अनुक्रम होता है ज्यादा लिखने से मेंटेन रहता है। जैसे जब ऐसे पढ़े तो थोड़ा नेचुरल लगता है, वरना लगता है 1000 मैनर में हो गया है। तो और सर ऐसे लिखने से पहले 10 मिनट, अगर, क्योंकि ऐसे लिखना ज्यादा 40 मिनट का काम होता है और हमारे पास 3 घंटे होते हैं तो 60 मिनट होते हैं, तो इसमें 10 मिनट में हमें अच्छे से रूपरेखा बनानी चाहिए कि किस पॉइंट, कैसे पॉइंट आएंगे और किस अनुसार आएंगे। एक अच्छा कि ऐसे पढ़ने वाला उसको ये ना लगे कि कहीं से कट हो रहा है बीच में, एक नेचुरल वे में चलना चाहिए, तो इससे अब मैं सनी को मुख्य परीक्षा के हाल में ले जाता हूँ। जो सनी बैठा है और जो है निबंध के पेपर दे रहा है, तो निबंध परीक्षा के सामने प्रस्तुत करने के पहले सनी ने वहाँ पर क्या क्या होमवर्क किया, क्या क्या काम किया? सर आपकी बात बिल्कुल जैसे वहाँ पर बैठे थे वो ही सोच करके बोलिए। सर आपकी बात, एक तो आपकी प्रेडिक्शन के कारण थोड़ा वो पहले से तैयार था, रूपरेखा कि G20 आपने पहले कर दिया था कि G20 आना है, तो उसकी रूपरेखा पहले से तैयार थी कि हम यही से शुरू करेंगे, तो उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा। वैसे ही सर अंतरिक्ष वाले में तो सर ये था कि मुझे अंतरिक्ष में 3 निबंध 3 अलग अलग प्रकार के लिखने थे, तो एक अंतरिक्ष का लिखना था, तो उसमें मैंने डाटा से शुरुआत किया कि जो वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग है वो लगभग $400 बिलियन का है, लेकिन भारत की हिस्सेदारी है 5 से 7 बिलियन डॉलर, लगभग 2% है। तो इसको फिर उसके में जो इसरो का विजन है 2030 तक, वो कैसे हम इसको $50 बिलियन की इंडस्ट्री बनाए, इस संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैंने शुरुआत की थी। और वही ग्लेशियर वाले में सर, उसमें मैंने जलवायु परिवर्तन के लिए एक अच्छा सा कोटेशन अंसार कंबरी का तैयार रखा था। तो उसमें था कि धूप के जंगल नंगे पांव एक बंजारा करता क्या, रेत के झरने, रेत के दरिया, रेत के झरने, प्यास के मारा करता क्या। और तो लाइन हो गई। मुझे याद आ रहा है कि आपने ये निबंध लिखा था, मेरे पास भी भेजा था जांचने के लिए, तो बिल्कुल वो पंक्ति मुझे भी याद आ गई कि आपने ऊपर प्रस्तुत किया था और मैंने वहां पर लिखा भी था, शानदार कमेंट करके भेजा था। ठीक है, तो ये चीज हो गई निबंध के संदर्भ में, और आपने बिल्कुल जो परीक्षा हाल का अनुभव है उसका हूबहू उससे अवगत कराया। अब जब मुख्य परीक्षा दे लिए तो फिर क्या सोचे कि इस बार क्या होने वाला है? सर मुझे तो अब की बार ऑप्शनल नहीं था, तो इसलिए 100% कॉन्फिडेंट थे कि हो जाएगा। बस यही था कि डिप्टी कलेक्टर मिलेगा, डिप्टी एसपी मिलेगा, दो ही में इंटरेस्ट था मुझे, लेकिन डिप्टी एसपी मिला। क्योंकि मेरा गड़बड़ जो होता था वो केवल ऑप्शनल होता था, क्योंकि ऑप्शनल में मैं 200 मार्क्स पाता नहीं था और जीएस में अच्छा आता था, तो कभी इंटरव्यू कॉल होता था, कभी वो भी नहीं होता था। तो साक्षात्कार के संदर्भ में बिल्कुल आपका जो रहा है अभी तक प्रदर्शन बहुत ही उत्कृष्ट रहा है, और निश्चित रूप से अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्रेरणास्पद है, अनुकरणीय भी है। क्या अभी तक जो आपने साक्षात्कार दिए, 2-3 जो रोचक प्रसंग हैं उन सबको यहाँ पर रखिए। सर एक तो पहला जो साक्षात्कार था वो आर्यन त्रिपाठी सर के बोर्ड में था। वो उसमें एक बड़ा अच्छा सवाल वो कैपिटलिज्म पे पूछ रहे थे, एक मेंबर थे, तो बार बार मुझे ग्रिल कर रहे थे कि सर सरकार सब वो पूरी जब सरकार प्राइवेटाइजेशन ही कर रही है तो इससे सोशलिज्म का क्या होगा। तो उसमें
रेलवे प्राइवेट पे जो विवेक देवराइस कमेटी की रिपोर्ट थी उसका चर्चा था कि 109 रूट पे 151 ट्रेन जो प्राइवेट करने की है, उसी समय सर तेजस ट्रेन प्राइवेट जो चली थी वो थी। तो इस संदर्भ में उसे बार बार सवाल को मैं जवाब दे रहा था। फिर तो कि कल्याणकारी राज्य का कैसे कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमें पैसे ज्यादा खर्च करना चाहिए, उसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट बिजनेस इज नॉट बीइंग इन द बिजनेस। वो उसके बाद में तो लगातार क्वेश्चन कर रहे, तो उसमें राजनीतिक त्रिपाठी साहब ने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा लड़का बता रहा है क्यों परेशान कर रहे हो। तो ये बड़ा और इस बार का भी एक रोचक प्रसंग रहा है जिसमें अंत में उन्होंने बिल्कुल कह दिया था, बिल्कुल पूरा जो हाल था इंटरव्यू का वो बिल्कुल ठाकुर से गूंज उठा था। क्या था वो सर? इसमें की बात में एक मेंबर ने मुझसे वो अपनी कहानी बता रहे थे कि एक हमारे मित्र थे, वो 100 गिर गाय रखी हुई थी, तो बाद में वो घाटा आने लगा तो उन्होंने बेच दिया। तो पूछ रहे थे उनसे, क्वेश्चन ये था कि कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। नहीं, ये गिरी का प्रसंग कहाँ से आ गया? गिरी गाय का प्रसंग कहाँ से? सर मेरा जो बिजनेस है वो डेयरी से संबंधित है, तो मुझसे क्वेश्चन ज्यादातर सब डेयरी से ही हो रहे थे। तो आपने उनको बता दिया था कि आप डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं? सर, तो क्वेश्चन मेरे सब डेयरी पे ही हो रहे थे। तो बता रहे थे कि हमारे एक मित्र के पास गिर गाय 100 लाके उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन बाद में घाटा आने लगा तो बेच दिया। तो हमसे पूछ रहे थे कि इसको कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। तो हमारा आंसर ये था कि सर इसको हमें इंटीग्रेटेड करना चाहिए, जिससे जो इस कृषि पशुपालन का जो अवशिष्ट है उसका कैसे हम खेतों में यूज करके उसको कंपोस्ट बनाएं, कैसे उसका हम एक स्कीम का भी मैंने चर्चा किया, गोवर्धन स्कीम का, कि जिसके द्वारा हम उसका कर सकते हैं। और मतलब और इसका चारा कैसे, मतलब कि पूरे इंटीग्रेटेड की जितने पदार्थ है सबका हम मौद्रिकरण कर पाए जिससे फायदा होगा। तो उन्हें हंस के कहा इतना काम तो केवल बाबा रामदेव कर सकते हैं। उसके बाद एक और लास्ट में बिल्कुल अंत में हमें लगता है कि आपके इंटरव्यू का सबसे वाइटल जो एस्पेक्ट था, जो वाइटल रोल रहा, जिस प्रश्न ने पूरा वाइटल रोल प्ले किया, वो बहुत ही शानदार रहा है। उसे भी आप यहाँ पर रखें। सर सबसे अंत में कल्पराज सर का बोर्ड था, तो कल्पराज सर ने ही पूछा था कि मुझे कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपको भगवान राम और कृष्ण से कुछ सीखना हो तो क्या सीखना चाहेंगे? तो मेरा सर जवाब था कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं, और उन्होंने परिस्थितियां चाहे अनुकूल रही हूँ या विपरीत रही हूँ, कभी भी मर्यादा का क्षरण नहीं होने दिया। इसलिए अगर मुझे उनसे कुछ सीखना हो तो हम सीखेंगे कि कैसे अनुकूल या विपरीत परिस्थितियों में भी मर्यादा का अनुपालन करते हुए अपना जीवन जिया जाए और कैसे सफल कार्य किया जाए। और इसी संदर्भ में सर श्री कृष्ण के कहा था मैंने कि श्री कृष्ण भगवान का जीवन हर क्षेत्र में परिपूर्ण रहा है, चाहे बाल रूप हो या अन्य, लेकिन अगर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मुझे कुछ सीखना हो तो मुझसे सीखना चाहूंगा कूटनीति, क्योंकि वो सबसे सफल कूटनीतिक माने जाते हैं आज तक। फिर तो सर इस पे उन्होंने हंस के कहा बस बहुत अच्छा आयोग आपकी कूटनीति, कुल मिलाकर जैसी कूटनीति से आपने आयोग को भी प्रभावित कर लिया सर, मर्यादा में रहते हुए भगवान राम की। और इसलिए फिर ये जो एक डिप्टी एसपी का जो पद है, डिप्टी कलेक्टर निकल रहा है, मैं आपको मुझे लग रहा है कि अगली बार जो है या इसी बार जो परीक्षा होने जा रही है 24 में, इसमें आप 24 कैरेट सोने की तरह खरे उतरते हुए डिप्टी कलेक्टर का पद सुशोभित करेंगे। और अभी हमने आपसे चर्चा की थी, और ये बिल्कुल गंभीर वक्तव्य है, इसको केवल थोथा उपदेश के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है, कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के संदर्भ में चर्चा हुई थी। तो उसमें अभी आपने अवगत कराया था कि प्रारंभिक परीक्षा आपने दी, मुख्य परीक्षा दी, और मुख्य परीक्षा में यहाँ पर भी जो आपका असफलता का कारण रहा है वह एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, जिसके कारण से वो, और होता क्या है कि ऑप्शनल अगर हमने सही से नहीं ऑप्ट किया, चाहे वो परीक्षा का विषय हो या जीवन साथी हो या मित्र हो, वो कहीं ना कहीं फिर चीजों को तहस नहस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही रहे। तो अब आपको सही जीवन संगनी चुननी है विषय के रूप में। तो क्या रणनीति आपकी है और क्यों असफल रहे, और फिर आगे क्या करेंगे कि अगली बार जब यहाँ पर शनि बैठा हुआ है तो अगली बार जब बैठे तो कलेक्टर के रूप में, कलेक्टर के पद पर चयनित होकर के बैठे। जी, मेरा पहले जो सब्जेक्ट था ज्योग्राफी था, अब मैंने सब्जेक्ट चेंज करके सोशियोलॉजी ले लिया है। मतलब आप सामाजिक प्राणी बन गए हैं। यस सर। तो सर ज्योग्राफी में मैं सर कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। तो इसका कारण ये था कि मुझे बहुत अच्छे, तो रुचि उतनी विकसित नहीं हो पाई जैसे होनी चाहिए अन्य सब्जेक्ट में। जैसे मेरा जितनी रुचि मेरी आईआर में है, इंटरनेशनल रिलेशन में, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, फिर भी मैं पढ़ता रहता हूँ, IDSA का वो ब्लॉग पढ़ता रहता हूँ, या अन्य न्यूज पेपर में जैसे सुहासिनी हैदर का लेख पढ़ता रहता हूँ। तो उतना विकसित, मेरा रुचि विकसित हो ही नहीं पाई ज्योग्राफी में। तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी को छोड़ के फिर सोशियोलॉजी लिया है, और अगर ईश्वर की कृपा रही तो शायद अगली बार कुछ अच्छा। निश्चित रूप से
समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, ये सब ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बिल्कुल हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े होते हैं। इनको हम जीते हैं और हम जीते हैं, अगर उसको प्रकट करें तो कई बार मुझे याद आ रहा है किसी संघ लोक सेवा आयोग का ही साक्षात्कार था किसी अभ्यर्थी का, तो उसने मुझे पूछा था कि सर, वहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपने सब्जेक्ट क्यों लिया, ठीक है। तो उसके संदर्भ में जो अभी आपने जो चर्चा की, मुझे बिल्कुल याद आ गया कि मैंने कहा था कि किसी भी सब्जेक्ट लेने के लिए 3 चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे आवश्यक तो है कि आपकी जो रुचि है वो हो, दूसरा उसमें एक मार्गदर्शक जो प्रॉपर हो, जिसको हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति में आप्त पुरुष कहते हैं। जैसे अगर हमें योग विद्या सीखनी है तो महर्षि पतंजलि जैसा कोई व्यक्ति मिल जाए, ठीक है। और तीसरा जो एक प्रामाणिक और सारगर्भित पाठ्य सामग्री है वह उपलब्ध हो। तो ये जब ये त्रिवेणी जब बहती है तब जाकर के जो सफलता का संगम है वह प्राप्त होता है। तो अब आप उस त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, यहाँ त्रिवेणी में बैठे हुए भी, और इसमें पुण्य काल चल भी रहा है माघ मेले का। तो निश्चित रूप से ये चीज रही। और अभी आपने ये भी चर्चा की थी कि पिछली बार जो है आपका जो नहीं हो पाया था IAS प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में ही, तो उसके पीछे कारण ये रहा है कि जो CSET, और निश्चित रूप से CSET का पेपर अगर मुझे कोई सी संघ लोक सेवा आयोग का जो थिंक टैंक को मिलता तो मैं बताता कि आप क्या चाहते हो। आप इस प्रकार से जो अव्यवस्थित और बिल्कुल अननुमानित, जहाँ कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, केवल अभी आपने बताया था कि एक मेरा मित्र था जिसने पूरी की पूरी कितने प्रश्न रहते हैं, 80 प्रश्न रहते हैं, उससे केवल 5 मिनट पर। हाँ, बताइए जरा, ये घटना जाननी चाहिए ताकि संघ लोक सेवा आयोग के पास से पहुंचे, अगर कोई वहाँ के लोग देख रहे हो तो समझें कि कितनी आपकी अवैज्ञानिक प्रणाली है। वही वो 5 मिनट पहले तक 38 सवाल क्वेश्चन कर पाया था, तो उसको लगा कि होगा है नहीं, तो कम से कम रिस्क ले लें, तो उसने 80 का 80 गोला भर दिया और उसका हो गया CSET। और इस बार वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, और आप भी इंटरव्यू दे रहे होते अगर आपने भी उसी रणनीति को अपनाया होता। हम 40 कर पाए थे, लेकिन हमें तो हो सकता है कि अगर कहीं 9 गलत होगा वो कैलकुलेशन के बाद, तो 28 बच जाएगा तो हो जाएगा। इस संदर्भ में मैंने रिस्क नहीं लिया, हम बाहर हो गए। तो ये चीज है। तो ये तो खैर इस बार की असफलता को, हालांकि जो सफल हुए हैं, हालांकि सब लोग इस प्रकार से 80 का 80 प्रश्न गोला करके सफल नहीं हुए हैं, उसमें कुछ न कुछ हम देखिए, एक सीधा सा मानना है कि हमने फिलॉसफी में फिलोसोफर सार्त्र उनको पढ़ा हुआ है, तो वो कहते हैं कि हम परिस्थितियां नहीं, हमें अपने आप को स्वयं उत्तरदायी ठहराना चाहिए। डार्विन है तो उन्होंने विकासवाद को उत्तरदायी ठहरा दिया ना, और उसके बाद मार्क्स हैं तो उन्होंने वर्ग संघर्ष को उत्तरदायी ठहरा दिया। लेकिन ये अस्तित्ववाद है कि हम जो कुछ करते हैं उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। बाकी जो भी परिवेश है और जितनी भी चीजें अलग के अलग हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मन्यव आत्मना शत्रु, आत्मन्यव आत्मना रिपु, आत्मन्यव आत्मना मित्र। मतलब व्यक्ति अपना मित्र और शत्रु स्वयं होता है। ठीक है। अभी आपने जिस भगवान नाम की मर्यादा की बात की थी, तो उसमें आगे लिखा हुआ है कि जो मर्यादा में रहता है वह अपना मित्र होता है, और जो मर्यादा को लांघता है वह अपना शत्रु होता है। तो यहाँ पर भी हमारी मर्यादा यही है कंपटीशन के संदर्भ में कि निरंतर अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें, बारंबार अभ्यास करें, और निश्चित रूप से उस चीजों को, जो हमारी कमियां हैं, आयोग की कमी को दूर करने से बेहतर है कि हम अपनी कमी को दूर करें और वहां पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, आगे पहुंचने का प्रयास करें। तो वो सार्थ है फिलोसोफर, वो यही कहता है कि आपको स्वयं जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आपका ही और केवल आपका उत्तरदायित्व है, अन्य किसी का उत्तरदायित्व उसमें नहीं बनता है। और महात्मा बुद्ध ने भी इसी चीज को कहा था, आत्मदीपो भव। हमें अपना प्रयास स्वयं करना पड़ेगा। जो हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। अगर हम दूसरे को चाहेंगे आगे निकाल दो तो संभव नहीं है। गांव में हमारे पिताजी कहावत कहते थे, आओ बरा मोरे मुँहे परा ना। तो मतलब मैं लेटा हूँ और बरा हमारे मुंह में गिर जाए तो ये ठीक बात नहीं हो सकता। कभी कभी किसी के मुंह में गिर जाए, जैसे इसके मुंह में गिर गया, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है। बरा के लिए आपको जाना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें अपने प्रयास से ही जो चीजें, जैसे इनकी ये पंक्ति मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह, या ये इस तरह से है, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। ईश्वर ने तुम्हें करदान किए, कर माने हाथ, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर यह है किसका दोष कहो। ईश्वर ने तुम्हें हाथ दिया है, मस्तिष्क दिया है, इतना अच्छा सोचने समझने की क्षमता दी है, तुम प्राप्त करो उनको ना हो। तुम उसको क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हो? कि अगर नहीं प्राप्त कर रहे हो तो फिर किसका दोष है? निश्चित रूप से
या आपका दोष है, इस संदर्भ में हमें कर्मवादी होना चाहिए। Yes, sir. तो अब शनि और ये सारी चीजें तो हमारी हो गई परीक्षा के संदर्भ में, इन सब के संदर्भ में। भविष्य में एक प्रशासक के रूप में शनि का क्या विजन है? मैं आप साक्षात्कार में हमेशा 75 अंक प्राप्त करते रहे हैं, मैं उसकी अपेक्षा कर रहा हूँ Yes. कि अब क्या शनि क्या करना चाहता है? सर प्रशासक में आजकल की जो प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है कि प्रशासक अपने आप को सर्वेंट न समझ के मालिक समझने लगा है। तो उसका नाम सिविल सर्वेंट होता है, लेकिन उसकी भावनाओं का अनुरूप नहीं होता है। जैसे अभी अगर 2-3 दिन पहले की घटना की याद करें, मध्य प्रदेश में एक एसडीएम साहब जा रहे थे, उनकी गाड़ी को एक लड़के ने ओवरटेक कर दिया, उसको उन्होंने लुकवा के पिटवाया है, जो कि लगता है कि ये राजशाही मानसिकता है। इस राजशाही मानसिकता को दूर करके हमें जन केंद्रित होना चाहिए, कि जिससे मेरा जो अपना उद्देश्य है प्रशासन में जाने का, कि हमें कुछ समाज के लिए करना है या कुछ करना है, जिससे एक सामान्यतः माना जाता है कि जो जिस उद्देश्य के लिए गए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। तो इस संदर्भ में मेरा एक प्रयास होगा कि अगर हम डिप्टी एसपी हैं इस समय वर्तमान में, तो डिप्टी एसपी के रूप में हम ऐसा कार्य करें कि जिससे किसी भी को कोई ये परेशानी ना हो कि डिप्टी एसपी से मिलने की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है कि वो हो रहे हैं, और दूसरी सर ये ना लगे कि पुलिस जो प्रशासन है वो जो पीड़क का रूप आजकल माना जाता है, पुलिस को बहुत निगेटिव, उसका जो एटीट्यूड है लोगों के मन में, वो एटीट्यूड कैसे सकारात्मक हो पुलिस के प्रति। जैसे एक कम्युनिटी पुलिसिंग का उदाहरण दिया जाता है कि जिसमें कम्युनिटी ही पुलिस का कार्य करने लगे, कि जो भी गलत है या सही है उसके संबंध में जानकारी, तो ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों पर ही निर्भर करता है कि राष्ट्र कैसे अगर आगे बढ़ेगा तभी जब उसके नागरिक अच्छे कार्य करेंगे, और नागरिक तभी अच्छे कार्य करेंगे जब उनको समाज और ये जो हमारा प्रशासन तंत्र उन्हें अच्छे से मार्गदर्शन देता रहेगा। इस में मेरा कार्य होगा कि जो हमारे उद्देश्य है उनकी हम अच्छे से पूर्ति करें। बहुत बहुत आभार सनी, इस विजन के लिए। मुझे भी बिल्कुल एक घटना याद आ गई। आपके विभाग में हमारे बिल्कुल बड़े भैया से भी बड़े आदरणीय जुगल किशोर तिवारी जी हैं, इसमें डीआईजी के पद पर हैं। तो कुछ ऐसी अनहोनी या घटनाएं घटित हुई थी जिससे हमारी जो बिटिया आपके समक्ष बैठी हुई है, तो उसको पुलिस से डर लगने लगा। ठीक है, तो जैसे ही भैया को उन्हें बताया, यहाँ पर जहाँ पर आप बैठे हो यहीं पर भैया आए और अपना पूरी, उस समय मुझे लगता है कि वो आईपीएस के रूप में उनका प्रमोशन हो चुका था, तो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जो गाड़ियां हैं और पुलिस उन सबको लेकर के आए और यहीं पर बैठे, और फिर पुलिस बिटिया को गोदी पे बैठाए और जो पुलिस वगैरह थे उनसे प्यार करवाए। तो इस प्रकार से जो उनका एटीट्यूड था कि किस प्रकार से चीजें, जो आपने ये बात कही कि कैसे दूर होना चाहिए, तो ये चीजें बिल्कुल फिर अब यही मतलब एक क्षण था जिसने क्या किया, जिसने पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया और पूरा जो थीम थी। जी कुछ बोलना चाह रहे थे सर? मैं कहना चाहता था कि जो पुलिस का, जैसे गांव, अगर सामान्यतः देखा जाता है गांव में पुलिस के प्रति बहुत नेगेटिव रवैया है, जो उनका लोगों का सोच है, वो मानते हैं कि पुलिस का काम ये कि वो लूटना जनता को, ये बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर ये पुलिस एक तरह से कहा जाता है इतनी नकारात्मक छवि है कि तमाम उसकी तुलना उपमा दी जाती है ऐसे प्राणियों से, नाम लेना ठीक नहीं है। तो वहां पर इस चीज को निश्चित रूप से जो आपका विजन है, और अभी आप हमको बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया, हमने कोई तैयारी नहीं की थी, ना आपने कोई तैयारी की थी इस प्रश्न को पूछने के लिए, और जो आपने अभी मध्य प्रदेश की घटना का उदाहरण दिया, इससे स्पष्ट हो गया कि आपको निबंध में और आपको साक्षात्कार में इतने अच्छे अंक क्यों प्राप्त होते हैं। इसके कारण यही है कि आप संवेदनशील हो, जो संवेदनशीलता है, जैसे अभी आप 4th पेपर की चर्चा कर रहे थे, 4th पेपर के ढेर सारे हमारे जो उसमें उदाहरण हैं, यूट्यूब में आपने देखा होगा, सुना होगा, अभी गीता से संबंधित प्रश्न आया था, तो उसमें एक एटीट्यूड था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड होता है, इसी सेट को मतलब सिविल सर्विसेज एटीट्यूड टेस्ट इसीलिए रखा ही गया है। उसमें गणित का क्या मतलब है, जो कठिन प्रश्नों का, तो उसमें एक थप्पड़ मार डीएम था, शादी में जाता है और दूल्हे को दुल्हन को इन सबको, तो मतलब क्या इस प्रकार लॉकडाउन की घटना थी। हाँ, लॉकडाउन की इस प्रकार की घटना थी। तो इस प्रकार की चीजें निश्चित रूप से, तो उसमें मैंने उसका उल्लेख किया था कि हमें हमेशा संवेदनशील होना चाहिए, और संवेदनशीलता का हद ये होना चाहिए कि जैसे कहा जाता है सरल शब्दों में कि जाके पाओ न फटी विवाही सो का जाने पीर पर आई, तो या तो वो दूल्हा कभी नहीं रहा होगा, ठीक है, या तो दूल्हा रहा होगा तो हो सकता है उसको भी वहां पर थप्पड़ पड़ा हो ना। तो इस प्रकार मतलब ये चीज बता दी, प्रोजेक्शन थ्योरी ना। हमें जो आप सहानुभूति और समानुभूति पढ़ते हो, तो सहानुभूति नहीं, प्रशासक को क्या होनी चाहिए, समानुभूति होनी चाहिए। जो हम कहा जाता है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, जो आपको
प्रतिकूल लगे, Yes. वह परेशान, दूसरे के साथ कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़े फिलासफर रहे एम हिरण्या, Yes. उन्होंने इसको गोल्डन पाथ ऑफ दी एथिक्स कहा है, नैतिकता का स्वर्णिम पंक्ति। Yes. मतलब केवल एक पंक्ति हम अपना लें Yes. तो समाज, परिवार, देश, विश्व, सारी चीजें बिल्कुल सही दिशा में और निश्चित रूप से व्यवस्थित हो सकती हैं। Yes. सनी आप आए, बहुत बहुत आभार। और अपना जो ये विजन है, जो अपनी ये सोच है, इसको निश्चित रूप से आप आगे समृद्ध करेंगे। Yes. जो परमात्मा की कृति है, इसको इतनी ऊंचाइयां प्रदान करेंगे कि परमात्मा वहां से देखेगा, यहाँ से देखेगा तो कहेगा कि नहीं, मैंने सनी को भेजा था। और सनी निश्चित रूप से अपने जितने भी बलय हैं उन सबको हटाते हुए, उनके बीच में रहते हुए जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वह संपादित कर रहा है। और मेरी शुभकामना है और एक तरह से बड़े भाई का, गुरु का एक आदेश भी है कि दूसरी बार इसका मतलब ये नहीं कि जब आप आए तो यहाँ पर आना नहीं, जब तक आईएएस नहीं बन जाते कोई जरूरत होगी तो फिर आएगा। हो सकता है कि फिर जुगल भी ऐसे आपको भी कहीं भेजा जाए कि भाई देखो बच्ची डर रही है, Yes. और उसका जो भय है उसको दूर करो। Yes. किसी के भी आंसू अगर आपने पोंछ लिए इस सेवा में रहते हो, बहुत से ऐसे मौके आते हैं Yes. ना, तो निश्चित रूप से फिर जो आपकी सेवा है, जो आपकी वर्दी है, वो हकीकत में वर्दी मूल्यवान हो जाएगी। Yes, sir. और आप ऐसा निश्चित रूप से करोगे। लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल अब ये समय है, आप ये जो साक्षात्कार की परंपराएं अभी चल रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि अब कुछ दिन बाद आपको फोकस करना है सिविल सेवा के लिए। आपने अपनी कमियों को पहचाना है, देखा है, तो बिल्कुल उसी पर और सारी चीजों को ब्रैकेट में डालते हुए उस पर लग जाइए। जब अगली बार हमारा सनी आए हमारे समक्ष, तो संघ लोक सेवाओं के सफल अभ्यर्थी के रूप में यहाँ पर बैठे। बहुत बहुत बधाई, और फिर मैं आपको सैल्यूट करूँ। Thank you, sir.